हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जेड डायनेस्टी सीरीज के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने सीजन 2 की तरफ। सीजन 2 में हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ एक तूफानी रात में हम कुछ लोगों को रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए आपस में बातें करते हुए देखते हैं, जो कि 10 साल पहले हुई ह्यूमंस और डिमंस के दरमियान हुई जंग के बारे में ही बातें कर रहे थे कि कैसे उस खतरनाक जंग के बाद नॉर्मल लोगों के लिए जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। और उन लोगों की ये सारी बातें वहाँ पे बैठे हुए जियांजी और उसके ग्रैंडफादर भी सुन रहे थे, जो कि एक ज्योतिषी थे। और ये वही दोनों थे जिन्होंने सीजन 1 में जाफेन को उस डेमोनिक फोर्स के बारे में बताया था। खैर उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से बैठे हुए डिमंस और ह्यूमंस के दरमियान हुई जंग के बारे में ही बातें कर रहे थे, जो कि अभी तक भी चली आ रही थी। तभी जियांजू, जो कि वहाँ पे काफी देर से बैठे उन लोगों की ये सारी बातें सुन रहे थे, वो एक ओल्ड मैन को वहाँ पे मुखातिब करते हुए उसे वहाँ पे उसका सारा फ्यूचर ही बता देती है। जो सुनकर तो उस ओल्ड मैन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भला ये लड़की उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। तभी जियांजू का ग्रैंडफादर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों से कहता है, क्या तुम लोग ह्यूमंस और डिमंस के बीच की असल कहानी को सुनना चाहते हो? अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर तो जियांजू उन्हें ये सब बताने के लिए मना कर रहे थे, जबकि वहाँ पे बैठे हुए बाकी सभी लोग ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। और वो सभी लोग वहाँ पे जियांजू के ग्रैंडफादर को ये कहानी सुनाने के लिए रिक्वेस्ट भी करने लगे थे। उन लोगों को वहाँ पे इतनी रिक्वेस्ट करते हुए देखकर ग्रैंडफादर भी उन लोगों को 10 साल पहले की कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि इस कहानी की शुरुआत असल में किंग यूनसेट से हुई थी, जहाँ किंग यूनसेट के एक सब राज में जाफर नाम का डिसेबल हुआ करता था, जिसके पास इस दुनिया का सबसे खतरनाक डेमोनिक वेपन था, जिसके बारे में तो पहले खुद जाफर को भी नहीं पता था। लेकिन गुजरते समय के साथ साथ उसे भी एहसास होने लगा था कि उसके पास जो ये वेपन है वो कोई नॉर्मल वेपन नहीं है, बल्कि वो एक डेमोनिक वेपन है। और इसी बीच जाफर को डीमन क्लैन की एक डीमन गर्ल जिसका नाम बायू था उससे प्यार हो गया था, जो कि जाफर के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। और आखिरकार फिर वो दिन भी आ जाता है जब किंग यूनसेट को जाफर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। और इसी बीच घोस्ट किंग भी मौके का फायदा उठाकर अपनी सारी डीमन आर्मी को इकट्ठा करते हुए किंग यूनसेट के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच चुका था। पर किंग यूनसेट के मास्टर ने एंशिएंट स्वॉर्ड का यूज करते हुए पूरी डीमन क्लैन आर्मी के ऊपर अकेले ही भारी पड़ रहे थे, लेकिन ये जंग ठीक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इस सब का जिम्मेदार किंग यूनसेट के लीडर को जाफेन ही लग रहा था, इसलिए उन्होंने जाफेन की जान लेने के लिए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। पर जाफेन की लवर बायू जाफेन को बचाने के लिए बीच में आ गई थी, और इसी के साथ बेचारी वो लड़की बायू अपने लवर जाफेन को बचाते हुए मारी गई थी। जियांजू के ग्रैंडफादर की ये कहानी सुनकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग काफी ज्यादा सैड दिखाई दे रहे थे, जबकि ये सारी कहानी वहाँ पे बैठे हुए जाफेन खुद भी सुन रहा था। और ये सारी पुरानी बातें याद करके अचानक ही जाफेन को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और जाफेन के गुस्से के साथ वहाँ पे बाहर का पूरा मौसम ही चेंज होने लगा था, जहाँ पे अचानक ही बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलने लगी थी। और इस खतरनाक मौसम को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पे किसी का मरना तय है। और ये खतरनाक नजारा देखते हुए वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग भी बहुत ज्यादा डर चुके थे। लेकिन इस बीच अचानक ही जाफेन वहाँ से गायब हो चुका था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डीमन क्लैन के ही दो सेक्ट के दरमियान जंग चल रही थी। दोनों तरफ के लोग वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए वहाँ पे एक दूसरे को बहुत ही बेरहमी से मारे जा रहे थे। इन दोनों में से एक घोस्ट किंग का सेक्ट था, जबकि दूसरी डीमन आर्मी ब्लड डिफाइनिंग हाल की थी। और असल में ये डीमन क्लैंस के लोग आपस में इसलिए फाइट कर रहे थे क्योंकि घोस्ट किंग सभी डीमन आर्मीज के ऊपर कब्जा करते हुए उन्हें अपने साथ मिलाकर एक ही क्लैन बनाना चाहता था। और अभी तक ये जंग जो कि दोनों क्लैंस में बराबरी की चल रही थी, अचानक ही वहाँ पे ब्लड डिफाइनिंग हाल के एक और ग्रुप आ जाता है, जिसे मस्टनियान लीड कर रहे थे। और मस्टनियान के आते ही अब ब्लड डिफाइनिंग हाल घोस्ट किंग आर्मी के ऊपर भारी पड़ने लगा था। और देखते ही देखते मस्टनियान ने अकेले ही वहाँ पे इस पूरी जंग का रुख ही बदल दिया था, जहाँ घोस्ट किंग की आर्मी बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी मस्टनियान का सामना नहीं कर पा रही थी। और तभी अचानक ही मस्टनियान वहाँ पे इस जंग को खत्म करने के लिए अपनी डीमन आई को बाहर निकालते हुए वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक की तैयारी करने लगा था, जो कि अगर पूरा हो जाता तो घोस्ट किंग आर्मी का मरना तय था। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पे हमारे हीरो जाफेन की एंट्री होती है, जिसने आते साथ ही वहाँ पे मस्टनियान के उस डीमन आई को एक ही झटके में वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से बेचारा मस्टनियान वहाँ पे दर्द के मारे जोर जोर से चलाने लगा था, क्योंकि उसे अपनी डीमन आई में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और तभी हम वहाँ पे जाफेन को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे आगे बढ़ रहा था। और अब जाफेन इतना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो चुका था कि जैसे जैसे वो वहाँ पे अपना कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वहाँ पे तबाही आती जा रही थी। और देखते ही देखते ब्लड डिफाइनिंग हाल के वो सभी लोग वहाँ पे एक एक करके मरने लगे थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जाफेन अब 10 साल पहले वाले जाफेन की तरह कमजोर नहीं रहा, बल्कि अब तो एक डीमन लॉर्ड बन चुका है, जिसके नाम से हर एक डीमन कांपता है। और वहाँ पे जाफेन के इतनी ज्यादा खतरनाक रूप को देखकर ब्लड डिफाइनिंग हाल के लोग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डर चुके थे। तभी जाफेन वहाँ पे अकेले उन सभी के सामने आते हुए कूल टोन में उनसे कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, घुटने टेक दो या फिर मर जाओ। जाफेन की ये बात सुनकर ब्लड डिफाइनिंग हाल के सोल्जर्स जाफेन के सामने झुकते हुए उससे रहम की भीख मांगने लगे थे। और उन सोल्जर्स के पीछे देखते ही देखते ब्लड डिफाइनिंग हाल का हर एक डीमन कल्टीवेटर जाफेन के सामने झुकते हुए उसके सामने सरेंडर करने लगा था, जो देखकर मस्टनियान भी वहाँ पे सैड होते हुए कहता है कि मुझे लगता है अब हमारे ब्लड डिफाइनिंग हाल का अंत आ चुका है। और ये कहकर मस्टनियान भी वहाँ पे जाफेन के सामने आकर उसके सामने सरेंडर करते हुए उसे अपने क्लैन का लीडर टोकन देने ही वाला था कि तभी अचानक सो डीमन वहाँ पे मस्टनियान को रोकते हुए कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। असल में ये सो डीमन वही था जिसके भाई को जाफेन ने मारा था, इसलिए ये जाफेन से बहुत ज्यादा नफरत करता था। वो वहाँ पे मस्टनियान को मोटिवेट करते हुए कहता है, इसके सामने सरेंडर करने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे अपनी जान दे दे, कम से कम हम लोग बहादुरी की मौत तो मरेंगे। जबकि मस्टनियान तो यहाँ पे पूरी तरह से अपनी
हार मान चुका था। वो स्वॉर्ड डीमन की ये बात सुनकर निराश होते हुए उससे कहता है कि मैं तो ये फाइट हार चुका हूँ, पर अगर तुम अभी भी अपनी हार नहीं मानना चाहते तो मैं अपने ब्लड डिफाइनिंग गाल का ये लीडर टोकन तुम्हें सौंप रहा हूँ। आपसे ब्लड डिफाइनिंग गाल की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और ये कहकर मास्टर नियान ने वहाँ पे लीडर टोकन स्वॉर्ड डीमन के हवाले कर दिया था। जबकि मास्टर नियान को ज़ाओ फैन के सामने हार मानते हुए देखकर मास्टर नियान के बाकी सभी साथियों ने भी अपनी हार मान ली थी। पर स्वॉर्ड डीमन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था, क्योंकि ज़ाओ फैन था ही इतना ज्यादा खतरनाक। और पिछले 10 सालों में ज़ाओ फैन को लेकर तो ये बात आम हो चुकी थी कि ज़ाओ फैन कभी भी अपने दुश्मन के ऊपर रहम नहीं दिखाता और उन्हें बहुत ही बुरी मौत देता है। इसी वजह से सिर्फ ज़ाओ फैन के नाम से ही लोग डरते थे। और अब बेचारा स्वॉर्ड डीमन तो वहाँ पे दोनों तरफ से बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि वो ना तो यहाँ पे ज़ाओ फैन का सामना कर सकता था और ना ही यहाँ से भाग सकता था। पर स्वॉर्ड डीमन भी वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए ज़ाओ फैन से कहता है, ओके ठीक है, अगर तुम मुझे मार नहीं चाहते हो तो आ जाओ, मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ। और अभी बेचारा स्वॉर्ड डीमन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ज़ाओ फैन वहाँ पे बहुत ही तेज से मूव करता है। और ज़ाओ फैन की स्पीड यहाँ पे इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो पलक झपकते ही वहाँ पे स्वॉर्ड डीमन के पास आ गया था। और ये देखकर तो बेचारे स्वॉर्ड डीमन ने वहाँ पे डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। पर जब काफी देर तक वहाँ पे कुछ नहीं होता तो स्वॉर्ड डीमन भी वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेता है। पर जैसे ही वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है तो उसे वहाँ पे अपने सामने कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज़ाओ फैन ने वहाँ पे अकेले ही सभी को खत्म कर दिया था। और ये देखकर तो बेचारा स्वॉर्ड डीमन वहाँ पे और भी ज्यादा डर चुका था, लेकिन वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी दिखाई दे रहा था कि आखिर ज़ाओ फैन ने उसे क्यों नहीं मारा। इसलिए वो ज़ाओ फैन से कहता है कि आखिर तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया, बाकी सबकी तरह मुझे भी मार दो। जिस पे ज़ाओ फैन वहाँ पे कूल टोन में उससे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। और ये कहकर ज़ाओ फैन वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि मेरे पीछे आओ। ज़ाओ फैन की ये बात सुनकर तो स्वॉर्ड डीमन को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है और वो थोड़ा गुस्से से चलाते हुए ज़ाओ फैन से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, भला मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? अभी अभी मेरी आंखों के सामने तुमने मेरे पूरे ब्लड डिफाइनिंग गाल को खत्म कर दिया और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? तुमने मुझे मारना है तो मार दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। जिस पे ज़ाओ फैन वहाँ पे एक बार फिर से कोल टोन में उससे कहता है कि अब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका है, इवन अब तुम्हारा कोई घर भी नहीं रहा। हो सकता है तुम्हारे ब्लड डिफाइनिंग गाल के दुश्मन बहुत जल्द तुम्हें मौत के घाट उतार दें, इसलिए अब तुम्हारे पास मेरे साथ चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ये कहकर ज़ाओ फैन वहाँ पे एक बार फिर से जाने लगा था, लेकिन वो स्वॉर्ड डीमन पीछे से उसे वहाँ पे आवाज़ें देते हुए रोकने लगा था। लेकिन अब की बार ज़ाओ फैन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और वो चुपचाप चलते हुए वहाँ से निकल गया था। और वहाँ से सीधे ज़ाओ फैन बैम्बू पीक के माउंटेन्स में आ गया था, जहाँ पे ज़ाओ ही पहले से ही मौजूद था। और वो ज़ाओ फैन को देखते ही वहाँ पे जंप करते हुए सीधे उसके कंधे के ऊपर आके बैठ गया था। पर यहाँ आने के बाद तो ज़ाओ फैन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड दिखाई दे रहा था। उसे वहाँ पे बिताए हुए अपने बचपन के दिन याद आने लगे थे। उसी के साथ ज़ाओ फैन की नजर वहाँ पे उस जगह के ऊपर भी पड़ती है जहाँ उसने एक बार बाइयू के साथ बैठकर बातें की थी। और बाइयू को तो याद करके वो वहाँ पे और भी ज्यादा सैड दिखाई दे रहा था। और इसी तरह वहाँ पे कुछ देर अपने पुराने लम्हों को याद करने के बाद ज़ाओ फैन वहाँ से वापस निकल गया था और वापस वो किंग यू सेट के ऊपर से होता हुआ गुजरता है, जहाँ वो गार्डियन ड्रैगन एक बार फिर से ज़ाओ फैन की डिमोनिक एनर्जी को महसूस करते हुए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और उस गार्डियन ड्रैगन ने अचानक ही बेकाबू होते हुए पानी से बाहर निकलकर अपने क्लैन के डिसेबल्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर उन डिसेबल्स के साथ वहाँ पे ज़ेंग और कीहू भी मौजूद थे, जहाँ वो दोनों अपने साथी डिसेबल्स के साथ मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते हुए उस गार्डियन ड्रैगन को वहाँ पे काबू करने की कोशिश करते हैं। पर उसके बावजूद भी वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो गार्डियन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और उसने उल्टा वहाँ पे उनके ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था। पर वो गार्डियन ड्रैगन वहाँ पे उनमें से किसी भी डिसेबल को हट कर पाता उससे पहले ही वहाँ पे मिज़ुई की एंट्री होती है। और 10 सालों बाद मिज़ुई भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, लेकिन बड़ी होने के साथ साथ वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो चुके थे। वो आते साथ ही वहाँ पे अपनी एक शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए उस गार्डियन ड्रैगन के अटैक को रोक लेती है। और अब तक क्योंकि ज़ाओ फैन किंगडम सेट के एरिया से बहुत ज्यादा दूर आ चुका था, तो इसलिए वो गार्डियन ड्रैगन भी वहाँ पे शांत हो गया था। जिसके बाद वो दोबारा वहाँ पे पानी में चला गया था। तभी ज़ेंग और किया वहाँ पे मिज़ुई के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, अगर आप सही समय पे ना आती तो उस गार्डियन ड्रैगन को संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। पर हमें यहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रही कि अचानक से वो गार्डियन ड्रैगन इस तरह से बेकाबू क्यों हो गया। आज से पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया, फिर आइए इस तरह से अचानक अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। उन दोनों की ये बातें सुनकर मिज़ुई भी वहाँ पे सोच पे पड़ गई थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम दोबारा ज़ाओ फैन को देखते हैं जो कि वहाँ पे बाइयू से मिलने के लिए आया हुआ था। और बाइयू के बारे में तो आपको याद ही होगा कि बाइयू पूरी तरह से मरी नहीं थी, उसकी सोल उन गोल्डन बेल्स के अंदर चली गई थी। इसलिए अभी बाइयू की हालत कोमा ऐसी थी, वो ना तो जिंदा थी और ना ही मरी हुई थी, बल्कि वो अनकॉन्शियस हो चुके थे। और उसे ठीक करने के लिए हमें मास्टर ने जो 2 रास्ते बताए थे, ज़ाओ फैन बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद भी आज तक उन दोनों रास्तों को नहीं ढूंढ पाया था। और पिछले 10 सालों में ये तो ज़ाओ फैन की आदत बन चुके थे कि वो हर रोज दिन खत्म होने से पहले बाइयू के पास उससे मिलने के लिए आया करता था और उसके पास बैठकर वो वहाँ पे उसने दिन में क्या क्या किया उसे सब कुछ बताया करता था। और हमेशा की तरह आज भी ज़ाओ फैन बाइयू से बातें करते हुए उसे बताता है कि आज मैंने तुम्हारे पिता के कहने पर एक और क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया और आज मैं उन्हीं ज़ोंग माउंटेन्स में गया हुआ था जहाँ पे हम दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। और आज उसी जगह पे मैंने ब्लड डिफाइनिंग गाल का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन जब मैं ब्लड डिफाइनिंग गाल के उस आखिरी आदमी को मारने लगा तो अचानक ही मुझे वहाँ पे तुम्हारी याद आ गई थी, इस वजह से मैंने उसे वहाँ पे छोड़ दिया। और ये पिछले 10 सालों में से पहली बार हुआ है कि मैंने अपने किसी दुश्मन को जिंदा छोड़ा हो। उसी के साथ ज़ाओ फैन वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसे बताता है कि मैं बैम्बू पीक के माउंटेन्स में भी गया था जहाँ हम दोनों कभी बैठकर बातें किया करते थे। वो जगह आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। और बाइयू को वहाँ पे सारी बातें बताते बताते ज़ाओ फैन खुद ही वहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि उसे ये सारी बातें बताते हुए ज़ाओ फैन को वहाँ पे बाइयू की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। इवन ज़ाओ फैन तो उसे वहाँ पे
याद करते हुए रोने भी लगा था, जो कि बाई से ज़ाओफेन की आर्ट भी देख रही थी। पर तभी वहाँ पे घोस्ट डीमन क्लैन के एक एल्डर आता है और वो एल्डर वहाँ आकर बाइयों की आर्ट से सवाल करते हुए पूछता है कि ज़ाओफेन कहाँ है। घोस्ट किंग उससे मिलना चाहते हैं, वो उसका इंतजार कर रहे हैं। जिसपे बाइयों की आर्ट वहाँ से जाते हुए उस एल्डर से कहती है अभी ज़ाओफेन बाइयों के साथ है और मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हें वहाँ जाकर ज़ाओफेन को डिस्टर्ब करना चाहिए, क्योंकि ज़ाओफेन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जब वो बाइयों के साथ हो तो उसे वहाँ पे आकर कोई डिस्टर्ब करे। और ये कहते हुए बाइयों की आर्ट वहाँ से चली गई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम जिनियो को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था। और इन बीते 10 सालों में जिनियो भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। और तभी अचानक ही वो वहाँ पे अपनी ड्रैगन सूट को बाहर निकालते हुए अपनी ड्रैगन सूट की प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब उसकी सूट स्किल भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसने अपनी ड्रैगन सूट को यहाँ पे पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। इवन अब उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही थी। और जिनियो पिछले 10 सालों से किंग यूनसेट को छोड़कर इसी जगह पे रह रहा था, जिसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि जिनियो किंग यूनसेट मास्टर से नाराज हो गया हो, क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले ज़ाओफेन को मारने की कोशिश की थी, जो कि बिल्कुल जिनियो के भाई के जैसा था। और यहाँ पे जिनियो की ट्रेनिंग एक और मास्टर करवा रहे थे, जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा और दिखाई दे रहे थे। और हो न हो ये मास्टर कोई और नहीं बल्कि मास्टर वेन ही होंगे, जो कि किंग यूनसेट लीडर के बहुत अच्छे दोस्त थे। और जिनियो भी यहाँ पे उस मास्टर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करता था। तभी वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे जिनियो से कहते हैं तुम्हारी ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है, और अब क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम टोंगटियन पीक माउंटेन्स की तरफ जाओ, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खास और पावरफुल टायर समन होने वाला है, जिसे लेने के लिए वहाँ पे काफी सारे मास्टर्स और डिसेबल्स आने वाले हैं। और हो सकता है वहाँ पे उस टायर को हासिल करने के लिए डीमन क्लास के लोग भी आए। अपने मास्टर की ये बात सुनकर जिनियो भी वहाँ जाने के लिए रेडी हो गया था। और उसी के साथ जिनियो वहाँ पे अपने मास्टर से कहता है मास्टर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस टायर को आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा, और मेरे रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी डीमन आएगा उसे मैं अपनी सोच से खत्म करता जाऊंगा। और ये कहकर जिनियो वहाँ पे अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए उनके सामने झुक गया था। जिसके बाद वो वहाँ से टोंगटियन पीक की तरफ चला गया था। और जैसे जिनियो वहाँ से जाता है तो ओल्ड मास्टर भी वापस अंदर आ जाते हैं, जहाँ हम सेक्ट मास्टर ज़ुआन को भी देखते हैं, जो कि उसी ओल्ड मास्टर से मिलने के लिए आए हुए थे। और अब तो मुझे लग रहा है कि पक्का ये मास्टर वेन ही होंगे। खैर उसके बाद वहाँ पे उन दोनों के दरमियान काफी सारी बातें होती हैं, जिसका पता हमें आने वाले एपिसोड्स में चलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम घोस्ट किंग को देखते हैं, जैसे मिलने के लिए ज़ाओफेन भी वहाँ पे पहुंच चुका था। वो ज़ाओफेन को देखते हुए उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे आज के कारनामे के बारे में पता चला, और ये भी पता चला कि कैसे तुमने ब्लड डिफाइनिंग हाल के एक आदमी को छोड़ दिया। मुझे लगता है धीरे धीरे तुमको ज्यादा ही रहमदिल होते जा रहे हो। पर घोस्ट किंग की ये सारी बातें सुनकर भी ज़ाओफेन उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि ज़ाओफेन तो खुद नहीं जानता था कि उसने उस डीमन को क्यों छोड़ा था। जो देखकर घोस्ट किंग वहाँ पे खुद ही अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है लेकिन उनको माने या ना माने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी हम लोगों ने सिर्फ ये तय किया था कि हम सभी डीमन क्लैंस के ऊपर हमला करते हुए उन्हें अपने साथ मिला लेंगे, ना कि उन सभी को खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा मकसद अपनी घोस्ट डीमन आर्मी को ताकतवर बनाना है, जिसमें हम लोग धीरे धीरे कामयाब भी हो रहे हैं। और बहुत जल्द हम सभी डीमन क्लैंस के ऊपर कब्जा करते हुए उन्हें अपनी घोस्ट डीमन आर्मी में शामिल कर लेंगे। लेकिन इस सब के अलावा हाल ही में मुझे एक और चीज के बारे में पता चला है, जिसकी मदद से हम लोग अपने घोस्ट डीमन क्लैन की पावर को बढ़ा सकते हैं। असल में मुझे पता चला है कि टोंगटियन पीक में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खास टायर अपीयर होने वाला है, जिसे हर छोटा बड़ा क्लैन हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो टायर जिस भी क्लैन के हाथों में लग गया वो क्लैन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चेंशन डीमन हॉल, क्योंकि हमारी पिछली जंग में ऑलमोस्ट चेंशन डीमन हॉल हार ही चुका था, जिसका मतलब है कि अब वो लोग काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। तो इसलिए वो लोग उस टायर को हासिल करने के लिए अपना पूरा पूरा दम लगाएंगे, ताकि वो उस टायर को हासिल करके खुद को पावरफुल बनाते हुए हमसे अपना बदला ले सके। घोस्ट किंग की ये बात सुनकर ज़ाओफेन उनसे कहता है चेंशन डीमन हॉल का लीडर है यू जेन, जिसे ताकत की बहुत ज्यादा लालच है। अगर हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश भी करते हैं तो वो इसके लिए कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपने क्लैन को हमारे घोस्ट डीमन क्लैन से भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। इसलिए वो खुद अकेले उस टायर को हासिल करने की कोशिश करेगा। ज़ाओफेन की ये बात सुनकर घोस्ट किंग उससे सवाल करते हुए पूछते हैं तो फिर तुम ही बताओ कि हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। जिसपे ज़ाओफेन सीधे सीधे जवाब देते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तो हमें उसे जान से मार देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उसे मार दिया तो फिर हमारे रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसी के साथ बाकी छोटे क्लैंस भी डर के मारे हमारे साथ मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमने डीमन हॉल को खत्म कर दिया तो ऐसे उन छोटे क्लैंस के दिल में हमारे घोस्ट डीमन क्लैन का डर बैठ जाएगा, और उसके बाद हम उन्हें जो भी कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ज़ाओफेन की ये बात सुनकर घोस्ट किंग वापस इंप्रेस होते हुए कहते हैं आज तुमने वाकई साबित कर दिया कि तुम मेरे सक्सेसर बनने के लायक हो, तुम तो बिल्कुल वैसे ही सोचते हो जैसे मैं सोचता हूँ। और ये कहकर घोस्ट किंग वापस ज़ाओफेन के पास आते हुए उससे कहते हैं अब तुम समझ ही चुके होगे कि वो टायर हमारे घोस्ट डीमन क्लैन के लिए कितना ज्यादा खास है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद टोंगटियन पीक में जाकर उस टायर को हमारे लिए लेकर आओ, और अपने इस मिशन के बीच में तुम्हें जंक्शन डीमन हॉल का भी सफाया करना होगा, और इस मिशन में तुम्हारी वंडू सेक्टर और ही हुआन सेक्ट के लोग भी मदद करेंगे। और ये कहकर घोस्ट किंग ने वहाँ पे ज़ाओफेन के हाथों में एक लेटर दे दिया था, जिसे लेकर ज़ाओफेन भी चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। पर अभी ज़ाओफेन वहाँ से जा ही रहा था कि तभी घोस्ट किंग उसे वहाँ पे रुककर उसे सवाल करते हुए पूछते हैं क्या तुम अभी भी राइट पाथ और डीमन पाथ यानी अच्छाई और बुराई के बीच में फर्क रखते हो। घोस्ट किंग की ये बात सुनकर ज़ाओफेन वहाँ पे एक पल के लिए सोच में पड़ गया था, पर काफी देर सोचने के बावजूद भी उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो घोस्ट किंग को कोई जवाब दिए बगैर ही चुपचाप वहाँ से चला गया था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, एक बार फिर से किंग यूनसेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज किंग यूनसेट में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी, क्योंकि सेक्ट लीडर ने वहाँ पे आज अपने सभी डिसेबल्स को बुलाया हुआ था, और उन सभी डिसेबल्स को वहाँ पे इकट्ठा
इकट्ठा करने के बाद वो मैसेंजर उन सभी से कहता है, मुझे उम्मीद है तुम सभी को टोंगटियन पीक में अपीयर होने वाले उस टायर के बारे में पता चल चुका होगा, जिसके पीछे काफी सारे क्लैंस के लोग पड़े हुए हैं। इसलिए हम भी अपनी आर्मी के साथ उस टायर को हासिल करने के लिए वहाँ जाएंगे, जहाँ रास्ते में हमारा सामना बहुत सारे डीमंस के साथ भी होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि रास्ते में आपका सामना जिस भी डीमन के साथ हो, आप उसके ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दें। वहीं डीमंस को मारने का सुनकर वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परजोश दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से टोंगटियन पीक की तरफ निकल गए थे। और इसी तरह देखते ही देखते बाकी सभी क्लैंस के लोग भी टोंगटियन पीक की तरफ जाने लगे थे। इवन टियानियन टेंपल और फेंगशिन वैली के लोग भी टोंगटियन पीक की तरफ निकल चुके थे, ताकि वो लोग वहाँ पे किंग युनसेक का साथ देते हुए टोंगटियन पीक में अपीयर होने वाले टायर को हासिल कर सके। वहीं हम ज़ाओ फेन को भी देखते हैं, जो कि ज़ाओ ही के साथ खुद भी वहाँ पे उसी तरफ जा रहा था। और इस तरह वहाँ पे उस सभी लोगों को जाते हुए देखकर जियांजू और उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, एक बार फिर से ह्यूमंस और डीमंस के बीच में बहुत बड़ी जंग होने वाली है, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। अब मैं आपको कहानी यहाँ पे थोड़े आसान लफ्जों में समझा दूं। किंग युनसेक, टियानियन टेंपल और फेंगशिन वैली, ये तीनों क्लैंस राइट पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि घोस्ट डीमन क्लैन और उनके जैसे बाकी डीमन क्लैंस ये डीमन पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी वजह से पिछले हजारों सालों से राइट पाथ और डीमन पाथ वाले लोगों के दरमियान फाइट चलते हुए आ रही है। उसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है, हमें चेंगशिंग डीमन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर यूजिन अपने पूर्वजों के सामने बैठकर अपने डीमन हॉल के लिए प्रे कर रहे थे। और उसी के साथ साथ वो पास्ट के बारे में भी याद कर रहे थे कि कैसे जब वो लोग किंग युनसेक के ऊपर हमला करने के लिए गए थे, तो मास्टर जियान ने वहाँ पे अपनी एंशिएंट स्वॉर्ड का यूज करते हुए डीमन हॉल के काफी सारे लोगों को मार गिराया था। किंग युनसेक ने हमारे डीमन हॉल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, जिसका हर्जाना हम आज तक भुगत रहे हैं। और ये कहकर वो अपने पूर्वजों से कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ, किंग युनसेक से मैं अपने डीमन हॉल का बदला जरूर लूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, लेकिन मैं अपने डीमन हॉल को एक बार फिर से पहले की तरह ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा। और अपने डीमन हॉल को एक बार फिर से अपने कदमों के ऊपर उठाने के लिए मुझे टोंगटियन पीक में अपीयर होने वाले उस टायर को किसी भी हालत में हासिल करना होगा। और मास्टर यूजिन तो यहाँ पे उस टायर को अपनी डीमन हॉल की प्रॉपर्टी समझ रहे थे, क्योंकि वो टायर चेंगशिंग डीमन हॉल के करीब ही अपीयर होने वाला था। और क्योंकि इस टायर की खबर वहाँ पे चारों तरफ फैल चुके थे, इसलिए जियांजू भी अपने ग्रैंडफादर के साथ उस टायर के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे पहुंच चुके थे। लेकिन ये रास्ता उनके लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ह्यूमंस और डीमंस के दरमियान फाइट छिड़ चुके थे, जहाँ ह्यूमंस के तीनों क्लैन मिलकर एक साथ डीमन क्लैन के लोगों का सफाया कर रहे थे। लेकिन उन तीनों क्लैंस के एक साथ होने के बावजूद भी उन्हें डीमंस के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और वो लोग वहाँ पे ये फाइट हार पाते उससे पहले ही वहाँ पे अचानक ही उनके बाकी साथी भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तो देखते ही देखते ह्यूमंस ने वहाँ पे बहुत ही आसानी से डीमंस को मारना शुरू कर दिया था, जो देखकर डीमन क्लैन के लोग भी डर के मारे वहाँ से अपनी जान बचाते हुए भागने लगे थे। पर वो लोग वहाँ पे उन्हें इतनी आसानी से कहाँ जाने देने वाले थे, इसलिए ह्यूमन क्लैंस के सभी लोग वहाँ पे डीमन क्लैन के लोगों को मारने के लिए उनके पीछे चले गए थे। उसके बाद एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें डॉन वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोर्ड डीमन भी भटकता हुआ वहाँ पे पहुंच चुका था। और तभी उसकी नजर वहाँ पे जियांजी और उसके ग्रैंडफादर के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे लोगों को उनका फ्यूचर बताने के लिए बुला रहे थे। लेकिन वहाँ पे कोई भी उनके पास नहीं आ रहा था, जो देखकर सोर्ड डीमन भी वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक वहाँ पे चेंगशिंग डीमन हॉल के कुछ लोग आते हैं, जो कि डॉन विलेज के ऊपर कब्जा करने के लिए आए थे, ताकि जैसे ही वो टायर यहाँ पे अपीयर हो, उनके और उस टायर के बीच में कोई भी ना आ पाए। पर तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि डॉन विलेज के कुछ वॉरियर्स भी उसे उन लोगों से कहते हैं, ये हमारा विलेज है और हम अपने इस पेरिस विलेज के ऊपर किसी को भी कब्जा नहीं करने देंगे। लेकिन डीमन हॉल के वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए डीमन हॉल के उन लोगों ने डॉन विलेज के लोगों को डराते हुए वहाँ से भगा दिया था। और डॉन विलेज के लोगों को वहाँ से जाते हुए देखकर जियांजू भी अपने ग्रैंडफादर को लेकर वहाँ से जाने लगे थे। पर तभी अचानक एक कल्टीवेटर जियांजू के सामने आते हुए उससे कहता है, मैं अपना फ्यूचर जानना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे मेरा फ्यूचर बता सकती हो। ये देखकर डीमन हॉल के वो लोग उस कल्टीवेटर को धमकी देते हुए कहते हैं, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमारा मूड बदल जाए और हम तुम्हें यहीं पे खत्म कर दें। पर वो कल्टीवेटर वहाँ पे डीमन हॉल के लोगों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, जो देखकर वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे उस कल्टीवेटर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर उस कल्टीवेटर ने तो वहाँ पे अपने सिर्फ और ऑपरेशन से ही उन सभी लोगों को उड़ाते हुए वहाँ से पीछे की तरफ फेंक दिया था। ये देखकर डीमन हॉल के वो सभी लोग शौक के मारे हैरान होते हुए उससे पूछते हैं, आखिर कौन हो तुम और तुम जानते भी हो तुमने किससे पंगा लिया है। जिसपे वो कल्टीवेटर वहाँ पे अपना नाम एक पेपर के ऊपर लिखते हुए कहता है, मेरा नाम किंग रियो है। और रियो नाम सुनकर तो डीमन हॉल के वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और वो सभी लोग वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेज से वहाँ से निकल गए थे। ये देखकर डॉन विलेज के सभी लोग भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। और तभी हम वहाँ पे जियांजू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे रियो का फ्यूचर देखने लगी थी। और तभी अचानक वो वहाँ पे एक स्पेल पढ़ के रियो का नाम बहुत ही गौर से देखते हुए उसे बताती है, मुबारक हो, तुम्हारा आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। जियांजू की ये बात सुनकर तो रियो भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जो देखकर जियांजू का ग्रैंडफादर जल्दी से बीच में आते हुए उससे कहता है, आपका फ्यूचर देखने के हो गए 10 सिल्वर कॉइन्स। पर रियो ने तो वहाँ पे खुश होते हुए जियांजू के ग्रैंडफादर को 10 की बजाय 20 कॉइन्स दे दिए थे। और उसी के साथ वो वहाँ पे जियांजू की तरफ देखते हुए उसे कहता है, क्या तुम मुझे मेरे दोस्त की किस्मत के बारे में भी कुछ बता सकती हो। मेरे दोस्त का नाम घोस्ट ली है और उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्द एक वार के अंदर मरने वाला है, तो क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकती हो। और अभी रियो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पे काले बादलों ने आसमान को पूरी तरह से घेर लिया था। और ये सब वहाँ पे रियो का घोस्ट ली का नाम लेने की वजह से हो रहा था। और अभी वहाँ पे कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वहाँ पे ज़ाओ फेन की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे जियांजू के पेपर के ऊपर अपना
नाम लिखते हुए उसे कहता है, क्या तुम मुझे मेरा भी फ्यूचर बता सकती? बात उससे पहले ही वहाँ पे उस तीसरी लड़की की एंट्री होती है जो कि ही ह्यूमन सेक्स से बिलोंग करती थी और रियो की तरह उसे भी घोस्ट किंग ने वहाँ पे ज़ाओ फेन की मदद करने के लिए भेजा था, जो कि दोनों उस टायर को हासिल करने में ज़ाओ फेन की मदद करने वाले थे। वहाँ उस लड़की को देखकर रियो अचानक ही वहाँ पे शांत हो गया था और उल्टा वो वहाँ पे ज़ाओ फेन से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे लगता है हम दोनों को आपस में ना लड़कर हमारे इस मिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रियो की ये बात सुनकर ज़ाओ फेन भी वहाँ पे काफी हद तक शांत हो चुका था, जिसके शांत होते ही वहाँ का पूरा मौसम भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। खैर ये सब कहकर रियो वहाँ पे ज़ाओ फेन को ग्रीट करते हुए उस लड़की के साथ वहाँ से टोंग टियानपेक की तरफ चला गया था, पर ज़ाओ फेन तो अभी भी वहीं पे खड़ा होकर बस जियांजू को ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसने वहाँ पे जियांजू और उसके ग्रैंडफादर को अच्छी तरह से पहचान लिया था। और वो जियांजू को काफी गौर से देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये लड़की तो पिछले 10 सालों में काफी बड़ी हो चुकी है। पर जहाँ एक तरह ज़ाओ फेन ने जियांजू को पहचान लिया था, लेकिन जियांजू वहाँ पे ज़ाओ फेन को नहीं पहचान पाई थी और ये बात ज़ाओ फेन भी वहाँ पे अच्छी तरह से समझ गया था। इसलिए वो वहाँ से जाते हुए जियांजू से कहता है कि तुम तो पहले से काफी बड़ी हो चुकी हो। ज़ाओ फेन की ये बात सुनकर जियांजू भी वहाँ पे सोच में पड़ गई थी कि क्या मैं इस लड़के को जानती हूँ। पर अभी जियांजू वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पे सोल डीमन की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे थोड़ा गुस्से से जियांजू से कहता है, लड़की मेरी किस्मत भी देखकर बताओ कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। पर ज़ाओ भी जो कि वहाँ पे जियांजू के पास ही रुक गया था, उसे सोल डीमन की बात करने का ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए ज़ाओ भी वहाँ पे घुराते हुए उसे गुस्सा दिखाने लगा था। जो देखा सोल डीमन वहाँ पे एक बार फिर से गुस्सा करते हुए ज़ाओ ही से कहता है, बंदर कहेंगे चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना कहीं ऐसा न हो कि मैं खुद ही तुम्हें उठाकर यहाँ से दूर फेंक दो। पर ज़ाओ ही तो उसकी ये बात सुनकर भी वहाँ से नहीं जाता, वो अभी भी वहाँ पे गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। तभी जियांजू सोल डीमन से सवाल करते हुए पूछती है, तो पूछो तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्या जानना चाहते हो। जिसपे सोल डीमन बहुत ही प्राउड से जियांजू से कहता है कि मुझे ये बताओ कि मैं फ्यूचर में कौन कौन से बड़े कारनामे करने वाला हूँ। सोल डीमन की ये बात सुनकर जियांजू वहाँ पे उसकी किस्मत वाली लाइन्स को बहुत ही गौर से देखते हुए उसे बताती है, तुम्हारी ये किस्मत वाली लाइन साफ साफ बता रही है कि तुम कोई अच्छी आदमी नहीं हो और तुम्हारा फ्यूचर भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला। और रही बात तुम्हारे फ्यूचर में बड़े कारनामे करने की, तो तुम्हारे फ्यूचर में कोई भी बड़ा कारनामा नहीं लिखा हुआ जिसे तुम सर अंजाम दोगे। जियांजू से अपना फ्यूचर जानकर तो अचानक ही सोल डीमन वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसे अपना ये फ्यूचर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसलिए वो वहाँ पे जियांजू के ऊपर गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि तुम बस एक ढोंगी हो जो कि यहाँ पे लोगों को उनका गलत फ्यूचर बताकर उन्हें लूटने की कोशिश कर रही हो। सोल डीमन की ये बात सुनकर जियांजू उसे वहाँ पे कुछ कह पाते उससे पहले उसके ग्रैंडफादर बीच में आते हुए सोल डीमन से कहते हैं, अब तुमने अपना फ्यूचर जान लिया है ना, तो इसकी कीमत हुई 7 कॉइन्स, इसलिए हमें हमारी कीमत देकर तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ से। पर सोल डीमन गुस्से से वहाँ से जाते हुए कहता है, जब तुम लोगों को फ्यूचर देखना ही नहीं आता तो मैं तुम लोगों को पैसे किस बात के दूं। मैं बाकी लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी झूठी बातों में आते हुए खुद को तुमसे लुटवा लूं। और ये कहकर सोल डीमन वहाँ से जाने लगा था, पर ज़ाओ ही कि उसकी ये बात वहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुस्से से अचानक ही वहाँ पे उसके ऊपर जंप करते हुए उसकी पॉकेट से कुछ सिल्वर कॉइन्स को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ लाकर जियांजू के हवाले कर देता है। ज़ाओ ही की हरकत देखकर सोल डीमन को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जैसे वो वहाँ पे ज़ाओ ही को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी अचानक उसने वहाँ पे खुद को रोक लिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे अपने गुस्से पे काबू पाते हुए ज़ाओ ही से कहता है, बंदर कहेंगे तुम्हें बाद में देख लूंगा। और ये कहते हुए सोल डीमन गुस्से से वहाँ से चला गया था, जबकि जियांजू तो वहाँ पे ज़ाओ ही के इस कारनामे को देखकर उसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। इसलिए उसने वहाँ पे ज़ाओ ही से खुश होते हुए उसे खाने के लिए कुछ स्नैक्स भी दे दिए थे, जिसे लेने के बाद ज़ाओ ही भी जल्दी से वहाँ से चला गया था। तभी हम वहाँ पे दोबारा उसी तीसरी लड़की को देखते हैं जो कि ज़ाओ फेन के मिशन में उसका साथ देने वाली थी। वो वहाँ पे जियांजू की ये सारी हरकतें देखकर स्माइल करते हुए उससे कहती है, पूरे 3 साल गुजर गए लेकिन तुम तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदली। उस लड़की की ये बात सुनकर जियांजू की नजर भी वहाँ पे उस लड़की के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही जियांजू ने उसे वहाँ पे पहचान लिया था। इसलिए वो भागकर वहाँ पे उस लड़की के पास जाते हुए कहती है, सिस्टर क्या वाकई ये आप हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपसे दोबारा मिल पा रही हूँ। और यहाँ पे उन दोनों की इस मुलाकात से हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़के पहले से एक दूसरे को जानती थी। खैर इस मेल मिलाप के बाद वो लड़की जिसका नाम गोल्डन फायरी था वो जियांजू और उसके ग्रैंडफादर को लेकर टोंग टियानपेक की तरफ निकल गई थी। पर अभी वो तीनों एक सुनसान जंगल से होते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी कुछ टीमर्स वहाँ पे उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की गोल्डन फायरी तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, क्योंकि उसने वहाँ पे अपने सिर्फ और ऑपरेशन से ही उन सभी डीमर्स का खेल खत्म कर दिया था। तभी अचानक ही वहाँ पे रियो भी आ जाता है, जो गोल्डन फायरी को देखकर स्माइल करते हुए उससे कहता है, मिस फायरी आपसे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन गोल्डन फायरी उसे वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती, जिसका मतलब था कि गोल्डन फायरी को रियो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वहाँ पे गोल्डन फायरी कैसी सूखी बिहेवियर को देखकर रियो वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, मिस फायरी आपको क्या हुआ, क्या आप मुझसे नाराज है? जिसपे गोल्डन फायरी थोड़ा गुस्से से उसे कहती है कि कुछ दिन पहले हमारे ही वन क्लैन के काफी सारे लोग मारे गए थे और जब हम लोगों ने उनके बारे में जांच की तो हमें उनकी बॉडी से तुम्हारे वंडू क्लैन का पॉइजन मिला, जिसका मतलब है कि हमारे ही वन क्लैन के लोगों को जरूर तुम लोगों ने ही मारा होगा। गोल्डन फायरी की ये बात सुनकर रियो उससे कहता है, माफ करना पर मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसके बारे में जरूर पता लगाऊंगा और अगर इस सब में हमारे वंडू क्लैन का हाथ हुआ तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको जरूर दूंगा। पर मेरे ख्याल से अभी हमें इन सारी बातों को छोड़कर अपने मिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रियो की ये बात सुनकर गोल्डन फायरी भी हमें अपना सर हिलाती है और वो जियांजू से कहती है कि अभी मैं एक बहुत ही जरूरी काम के लिए जा रही हूँ, तुम यहीं पे रुक कर मेरा वेट करना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी।
और ये कहकर गोल्डन फायरी रियो के साथ वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद जियांजू अपने ग्रैंडफादर के साथ वहीं पे रुककर उसका इंतजार करने लगी थी। पर तभी अचानक ही वहाँ पे बहुत ही तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और इसी बीच ज़ाओ ही भी भागता हुआ दोबारा वहाँ पे जियांजू के पास आ गया था, जो कि वहाँ पे बारिश की वजह से पूरा गीला हो चुका था। और जियांजू भी ज़ाओ ही को वहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और अभी जियांजू वहाँ पे ज़ाओ ही को प्यार करते हुए सलाह ही रही थी कि तभी वहाँ पे सोर्ड डीमन भी पहुंच जाता है, जिसने वहाँ पे अपने हाथ में एक छाता भी पकड़ रखा था। और जब सोर्ड डीमन ज़ाओ ही और जियांजू को वहाँ पे बारिश में भीगते हुए देखता है तो वो वहाँ पे जियांजू के पास आते हुए उसे कहता है, ढूंगी लड़की क्या तुम्हें मेरे ये छाता चाहिए? और ये कहकर सोर्ड डीमन वहाँ पे खुद ही अपने ख्यालों में खो गया था, जहाँ उसे ऐसा लग रहा था कि अभी जियांजू वहाँ पे उसे छाता लेने के लिए उसकी मिन्नतें करेगी। और ये सारी बातें सोचकर वहाँ पे सोर्ड डीमन के फेस पे एक स्माइल भी आ गई थी। पर अभी बेचारा सोर्ड डीमन वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी जियांजू उसे वहाँ पे मना करते हुए कहती है, नहीं मुझे आपका छाता नहीं चाहिए, इसे तुम अपने पास ही रखो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गीले होकर यहाँ पे बीमार पड़ जाओ। जियांजू की ये बात सुनकर तो बेचारे सोर्ड डीमन का वहाँ पे पोपट हो गया था। कहाँ वो खुश होते हुए सोच रहा था कि अभी जियांजू उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए उससे उसका छाता मांगेगी। पर जियांजू ने तो यहाँ पे बेचारे उस सोर्ड डीमन की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी ही फेर दिया था। इसलिए वो गुस्से से अपने मन में कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा चालाक है और मुझे लगता है इसे पहले से ही पता चल गया होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, इसलिए इसने मुझसे छाता लेने से मना कर दिया। और ये सारी बातें सोचते हुए जहाँ सोर्ड डीमन को एक तरफ जियांजू के ऊपर बहुत तरह गुस्सा आ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो जियांजू को इस तरह से भीगते हुए भी नहीं देख पा रहा था, क्योंकि अब धीरे धीरे सोर्ड डीमन का दिल भी थोड़ा नर्म होने लगा था। इसलिए हम वहाँ पे देखते हैं कि वो जियांजू से कोई भी बात किए बगैर चुपचाप अपना छाता उसके सर के ऊपर कर देता है और अपना छाता जबरदस्ती वहाँ पे जियांजू के हाथों में पकड़ा दिया था, जो देखकर जियांजू भी वहाँ पे खुशी खुशी उससे वो छाता ले लेती है। और उसे छाता देने के बाद जैसे ही सोर्ड डीमन वहाँ से जाने लगता है तो जियांजू वहाँ पे पीछे से उस सोर्ड डीमन की तारीफ करते हुए कहती है, तुम इतने ज्यादा बुरे भी नहीं हो जितना मैंने सोचा था। जियांजू की ये बात सुनकर सोर्ड डीमन अचानक ही वहाँ पे रुककर गुस्से से चलाते हुए उससे कहता है, मैं कोई अच्छा नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ और आज के बाद गलती से भी मुझे एक अच्छा इंसान मत कहना, क्योंकि ये मुझे गाली की तरह लगता है, क्योंकि मैं एक ईवल डीमन हूँ जो कि बस लोगों को मारना जानता है। और अभी सोर्ड डीमन गुस्से से वहाँ पे ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी हम वहाँ पे जियांजू के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो कि सोर्ड डीमन की ये सारी बातें सुनते हुए वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगे थे। ये देखकर तो सोर्ड डीमन का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो उस ग्रैंडफादर के पास आते हुए उससे कहता है, बुड्ढे कहेंगे क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? और अचानक सोर्ड डीमन को अपने पास देखकर वो ग्रैंडफादर भी थोड़ा डरते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है, पर इस समय वो लोग खड़ाते हुए वहाँ पे नीचे ही गिर गया था। और जियांजू के ग्रैंडफादर को वहाँ पे इस तरह से गिरते हुए देखकर अब सोर्ड डीमन ने वहाँ पे उसकी बरसने शुरू कर दिया था। और सोर्ड डीमन की इस हरकत को देखकर ये बात यहाँ पे साफ साफ वाज़ह हो गई थी कि सोर्ड डीमन अब पहले वाला इवल डीमन नहीं रहा, बल्कि वो धीरे धीरे चेंज होते हुए एक अच्छा इंसान बनता जा रहा है, जो कि सोर्ड डीमन वहाँ पे खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन अब उसे वहाँ पे जियांजू और उसके ग्रैंडफादर का साथ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से ना जाते हुए उनके साथ वहीं पे रुक गया था। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे थोड़ी ही देर में बारिश भी थम जाती है, जो देखकर तो ज़ाओ ही और जियांजू दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और ज़ाओ ही तो वहाँ पे जियांजू के साथ खेलने भी लगा था, पर अभी ज़ाओ ही वहाँ पे जियांजू के साथ खेल ही रहा था कि तभी अचानक ही ज़ाओ ही को पास ही में बने एक छोटे से तालाब में कुछ हलचल महसूस होती है, जो देखकर तो ज़ाओ ही वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा चुका था, क्योंकि वो एक सी मोस्टर था जो कि वहाँ पे जियांजू के ऊपर हमला करने वाला था। और इस बात का एहसास वहाँ पे सोर्ड डीमन को भी हो गया था, इसलिए वो भी जल्दी से जियांजू को वहाँ से हटने के लिए कहता है। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक सी मोस्टर ने वहाँ पे जियांजू के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल एंड समय पे ज़ाओ फेन की एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए सी मोस्टर के इस अटैक को वहाँ पे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि असल में ये कोई सी मोस्टर नहीं था, बल्कि ये एक फिशमैन क्लैन का एक वॉरियर था। और जैसे फिशमैन क्लैन का वो वॉरियर वहाँ पे ज़ाओ फेन को बीच में आते हुए देखता है तो वो डर के मारे दोबारा वहाँ पे नीचे पानी में जाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो वॉरियर वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि गोल्डन फायरी भी वहाँ पे पहुंच जाती है, जो कि उस वॉरियर को जियांजू के ऊपर इस तरह से अटैक करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि गोल्डन फायरी जियांजू को बिल्कुल अपनी एक छोटी बहन की तरह समझती थी। इसलिए गोल्डन फायरी ने वहाँ पे ज़ाओ फेन के साथ मिलकर फिशमैन क्लैन के उस वॉरियर का खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। और जैसे ही फिशमैन क्लैन का वो वॉरियर वहाँ पे मरता है तो हम देखते हैं कि रियो भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि वहाँ पे एक बार फिर से ज़ाओ फेन को टारगेट करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम इस फिशमैन क्लैन वॉरियर को देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे, इसलिए इस वॉरियर को खत्म करने के लिए तुम्हें मिस फायरी की मदद लेनी पड़ी। पर ज़ाओ फेन रियो की इस बात पर उसे वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि ज़ाओ फेन को वहाँ पे ज्यादा फालतू बातें करना पसंद नहीं था। और जैसे जियांजू की नजर वहाँ पे उन तीनों पावरफुल कल्टीवेटर्स के ऊपर पड़ती है तो वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर इस कॉन्टिनेंट के ये तीन सबसे पावरफुल कल्टीवेटर एक साथ क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन क्योंकि जियांजू का ग्रैंडफादर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ये तीनों के तीनों कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो उन तीनों से इसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी अचानक ही जियांजू का ग्रैंडफादर वहाँ पे खुद ही अपनी बात बदलते हुए कहता है, ये तो फिशमैन क्लैन का वॉरियर लग रहा है, लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो यहाँ से हजारों मील दूर रहते हैं। जियांजू के ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर वो तीनों भी वहाँ पे समझ चुके थे कि हो ना हो ये लोग भी यहाँ पे उसी टायर को हासिल करने के लिए आए होंगे। पर ज़ाओ फेन और रियो दोनों यहाँ पे इस बारे में और ज्यादा ना सोचते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। और उनको वहाँ से जाते हुए देखकर गोल्डन फायरी जियांजू से कहती है कि कभी गलती से तुम इन दोनों कल्टीवेटर्स के सामने मत आना, क्योंकि ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है मैं भी तुम्हें इन दोनों से ना बचा पाऊँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, डीमन हल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक एल्डर मास्टर यूजिंग के पास
आकर उन्हें खबर देते हुए बताता है कि हमारा बेटा हुआ फिश क्लैन का वो वॉरियर मारा जा चुका है। पर उससे हमें ये पता चल गया है कि घोस्ट डीमन क्लैन, वंडू क्लैन और ह्यूमन क्लैन इन तीनों ने आपस में हाथ मिला लिया है और उसी के साथ साथ ह्यूमंस यानी राइट पाथ वाले क्लैन के लोग भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अपने उस मैसेंजर की ये बात सुनकर मास्टर यूजिन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ये सब मैंने पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया था, इसलिए मैंने उन सभी से निपटने के लिए ऑलरेडी अपना जाल भी बिछा दिया है, इसलिए तुम लोग चुपचाप उन लोगों को आगे बढ़ने दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम ज़ाओफेन को देखते हैं जो कि वहाँ से टोंगटियन पीक की तरफ ही जा रहा था और अब सोड डीमन भी वहाँ पे उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। तभी ज़ाओ अचानक ही वहाँ पे ज़ाओफेन को सोड डीमन के सारे कारनामे बताने लगता है कि कैसे सोड डीमन ने उस लड़की को अपना छाता दे दिया था और ये कहकर ज़ाओ ही वहाँ पे बेचारे उस सोड डीमन के पूरे मजे लेते हुए इशारे से ज़ाओफेन को बताता है कि मुझे तो लगता है इसे वो लड़की पसंद आ गई है। जबकि ज़ाओ की सारी बातें सुनकर सोड डीमन को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ पे अपनी सफाई देते हुए ज़ाओफेन से कहता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसपे ज़ाओफेन भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए उसे कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे एक डीमन भी सुधर जाएगा। ज़ाओफेन की ये बात सुनकर सोड डीमन वहाँ पे गुस्से से कहता नहीं, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते होगे कि अब तक मैंने जाने कितने लोगों को मार चुका हो, तो फिर भला मैं एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता हूँ। जिसपे ज़ाओफेन वहाँ पे कोल्ड रूम में उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारे प्रेजेंस से मतलब है, जो कि अब धीरे धीरे बदल रहा है। ज़ाओफेन की ये बात सुनकर अचानक ही सोड डीमन को वहाँ पे जियांज़ू याद आती है। जैसे याद करते ही अचानक ही सोड डीमन के फेस के ऊपर एक स्माइल आ गई थी और वो थोड़ा नरमी से कहता है कि अगर सच कहूँ तो वो लड़की इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं थी, लेकिन उसी के साथ वो वहाँ पे खुद को संभालते हुए दोबारा गुस्से से खुद से ही कहता है कि आखिर मुझे ये सब क्या हो रहा है, मैं इस तरह से अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे ज़ाओफेन की तरफ देखता है तो तब तक ज़ाओफेन वहाँ से गायब हो चुका था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ह्यूमंस क्लैंस वाले कल्टीवेटर्स को देखते हैं जिनके रास्ते में डीमन हाल ने जगह जगह पे जाल बिछा रखे थे, इसलिए उन्हें वहाँ पे आगे बढ़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और देखते ही देखते वहाँ पे उनके काफी सारे वॉरियर्स एक दलदल के अंदर अपनी जान गंवा बैठते हैं, जो देखकर वो सभी ह्यूमंस वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो चुके थे और वो लोग वहाँ पे ये बात भी समझ चुके थे कि वो ना हो ये डीमन हाल का ही काम होगा। और अब क्योंकि धीरे धीरे वहाँ पे रात हो रही थी इसलिए उन्हें वहाँ पे अपने कदम पीछे लेने पड़े थे और ये सारी बात डीमन हाल के वॉरियर्स ने जाकर मास्टर यूजिन को भी बता दी थी। वहाँ वो सभी वॉरियर्स मास्टर यूजिन को सारी सिचुएशन बताते हुए कहते हैं कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, लेकिन अभी तक उन तीनों कल्टीवेटर्स में से कोई भी हमारे जाल में नहीं फंसा, वो लगातार हमारे हर एक जाल को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। असल में वो तीनों पावरफुल कल्टीवेटर्स और कोई नहीं बल्कि गोल्डन फायरी रियो और ज़ाओफेन थे। अपने वॉरियर्स की ये बात सुनकर मास्टर यूजिन वहाँ पे एक बार फिर से डेविल स्माइल करते हुए अपने वॉरियर्स से कहता है कि उन तीनों के बारे में फिक्र करना छोड़ दो, अगर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चलता रहा तो वो तीनों भी बहुत जल्द हमारे जाल में फंस जाएंगे और अगर वो लोग हमारे जाल में ना भी फंसे तो फिर भी वो लोग उस टायर तक तो कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे और अगर एक बार वो टायर हमारे हाथ में लग गया तो उसके बाद फिर 3 सेक्ट हो या 10 सेक्ट हम अकेले ही सभी को संभाल लेंगे, इसलिए तुम सभी लोग बस हमारे प्लान के मुताबिक काम करते रहो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर वो सभी वॉरियर्स वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पुरजोश होते हुए अपने अपने मिशन की तरफ निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम ह्यूमन क्लैंस को देखते हैं जो कि एक सेफ जगह देखते हुए आज रात वहीं पे गुजार रहे थे, पर उन सभी लोगों को यहाँ पे डीमन हाल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया हुआ था क्योंकि डीमन हाल के बचाए हुए जाल की वजह से उनके यहाँ पे काफी सारे साथी मारे गए थे। लेकिन किंग सेट का वो मैसेंजर जिसका नाम ज़ियाओ की था वो वहाँ पे सबको तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था और तभी हम वहाँ पे मिज़ुई को भी देखते हैं जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। असल में मिज़ुई पिछले 10 सालों में ऐसी ही हो गई है क्योंकि वो आज तक भी ज़ाओफेन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती है। और तभी हम एक पहाड़ की चोटी पे ज़ाओफेन को खड़े हुए देखते हैं जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ डीमन हाल के प्लान को समझने की कोशिश कर रहा था। और क्योंकि ज़ाओफेन ने पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा जंगें लड़ी थी इसलिए अब ज़ाओफेन को जंग का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पे खुद से ही कहता है कि अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो डीमन हाल आज रात को ही ह्यूमन क्लैंस को चारों तरफ से घेरते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि डीमन हाल का मास्टर यू यिंग अपने लोगों के साथ ह्यूमन क्लैंस के ऊपर हमला करने के लिए वहाँ पे पहुंच चुका था और ह्यूमन क्लैंस जो कि वहाँ पे आराम कर रहे थे उन्होंने वहाँ पे डीमन हाल के इस अटैक को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए मास्टर यू यिंग के सरप्राइज अटैक में वहाँ पे उनके और भी काफी सारे लोग मारे गए थे। जबकि अचानक ही वहाँ पे ह्यूमन क्लैंस की कुछ इलाइट डिसेबल्स की एंट्री होती है जिन्होंने वहाँ आते ही और जंग का पूरा रुख ही बदल दिया था और ये बात तो मास्टर यू यिंग ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। खैर उसके बाद दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। तो वहीं इस मौके का फायदा उठाते हुए ज़ाओफेन अपने घोस्ट डीमन क्लैन के लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहता है, पर मास्टर यू यिंग बहुत ही ज्यादा चालाक था क्योंकि उसने अपने कुछ लोगों को जंगल में भी छोड़ रखा था क्योंकि जैसे घोस्ट डीमन क्लैन के लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अचानक ही वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जिससे लगातार वहाँ पे उन लोगों के ऊपर हमले होने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन क्लैंस और डीमन हाल के बीच में बहुत ही खतरनाक जंग छिड़ी हुई थी जिसमें अब तक दोनों तरफ के काफी सारे लोग मारे जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अब ज़ाओफेन भी वहाँ पे अपने लोगों को बचाने के लिए पहुंच चुका था जहाँ उसके लोग डीमन हाल की फॉर्मेशन से खुद को वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बचा रहे थे, पर ज़ाओफेन ने वहाँ पे अपने स्पेल की मदद से उस फॉर्मेशन की सारी पावर को ऑब्जर्व करते हुए उसकी मदद से डीमन हाल के लोगों के ऊपर ही हमला कर दिया था। और उन सभी को वहाँ पे खत्म करने के बाद ज़ाओफेन वहाँ पे पोर्टून में अपने लोगों से कहता है आगे बढ़ते रहो और जो कोई भी तुम लोगों के रास्ते में आने की कोशिश करे उसे वहाँ पे खत्म कर देना। उसके बाद हमें दोबारा वार वाली जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ ह्यूमन क्लैंस के सभी इलाइट डिसेबल्स बहुत ही बहादुरी से मास्टर यू यिंग का सामना कर रहे थे और मास्टर यू यिंग को भी वहाँ पे पता चल चुका था कि घोस्ट डीमन क्लैन ने उसके किले के ऊपर कब्जा कर लिया है, इसलिए उसने अपनी सारी आर्मी वापस
वापस अपने किले की तरफ भेज दी थी। और यहाँ पे हमें मास्टर यूजिन और ह्यूमन क्लास के एलाइट डिसेबल्स के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ मास्टर यूजिन के एक हाथ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मास्टर यूजिन वहाँ पे उन सभी को बराबरी की टक्कर दे रहा था। पर अब मास्टर यूजिन वहाँ पे अपनी टेलीपोर्टेशन आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए वहाँ पे उन्हें एलाइट डिसेबल्स के ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो अचानक ही वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर अलग अलग उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे बुरी तरह से घायल करता जा रहा था। पर वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार उन एलाइट डिसेबल्स को पता चल ही गया था कि मास्टर यूजिन यहाँ पे किसी फॉर्मेशन का यूज कर रहा है। और ये पता चलते ही उन सभी ने वहाँ पे मिलकर एक साथ उस फॉर्मेशन आई के ऊपर हमला करते हुए उस फॉर्मेशन को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब तो उन एलाइट डिसेबल्स ने वहाँ पे मास्टर यूजिन को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था, जिनसे मास्टर यूजिन भी वहाँ पे खुद को नहीं बचा पा रहा था। और इसी बीच में ज़ुई ने अपनी सूट की मदद से वहाँ पे एक थंडर फॉर्मेशन बनाते हुए वहाँ पे मास्टर यूजिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। और जैसे भी ज़ुई का ये अटैक जाकर मास्टर यूजिन को हिट होता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और दूसरे ज़ाओफेन भी वहाँ पे ये सब देख रहा था और वो भी वहाँ पे इस अटैक को देखकर समझ गया था कि ये अटैक किसका है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।